हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, तो हमने बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना शुरू किया था अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और उसी का अंश कुछ बच जाता है जिसके अंदर हम थोड़ी बहुत चीजें और देखेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उसी का एक अंश है जिसके अंदर हम दो इलास्टिसिटी की और बात करते हैं। नंबर वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आफ्टर दैट आएगा हमारा आर्क इलास्टिसिटी। अब ये सर दोनों चीजें क्या हैं? ये दोनों चीजें कुछ इस प्रकार से है कि हम निकाल तो रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही, लेकिन उसके अंदर कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। मतलब कि पॉइंट इलास्टिसिटी जो है ये आपको यूज करना पड़ेगा अंडर सर्टेन सिचुएशन, और वो सिचुएशन आपको यहां पे देखनी है। ठीक है सर। और जब वो सिचुएशन पता लग जाएगी तो उसको हम कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से हम निकालते हैं वो हमें देख लेना, उसका एक फॉर्मूला और उसकी इंटरप्रिटेशन समझ लेनी है, बात खत्म हो जाएगी। सेम बातें करेंगे हम आर्क इलास्टिसिटी के केस में भी कि क्या सिचुएशन आती है जब हमें आर्क इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ती है और उस केस में किस तरीके से उसका कंप्यूटेशन होता है। ठीक है सर। तो दो बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, कब इसकी जरूरत पड़ती है, क्या इसका फॉर्मूला है और इसकी इंटरप्रिटेशन। बस इतनी बातें आपको पता होंगी, वो काफी है आपके इस टॉपिक के लिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। देखते हैं आपका मॉड्यूल क्या कह रहा है। कह रहा है इन पॉइंट इलास्टिसिटी we measure elasticity at a given point on a demand curve। कह रहा है एक डिमांड कर्व है, उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर, उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर हम जब इलास्टिसिटी निकालते हैं उसको कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। अब ऐसा क्यों करते हैं और कब करना पड़ता है कि हम किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं? तब जब द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड, इसका प्रयोग तब होगा फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। निकाल हम प्राइस इलास्टिसिटी है, ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंट इलास्टिसिटी एक सिचुएशन है, एक मेथड है जो बताया गया कि ऐसा होगा तब प्राइस इलास्टिसिटी आप इस मेथड से निकालना, जो कि पॉइंट इलास्टिसिटी आपको समझा रहा है। ठीक है। तो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी वेयर द चेंज इन प्राइस इज इनफाइनाइटेसिमल। मतलब कि जो उसके अंदर बदलाव हैं वो इतने हो रहे हैं कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि भाई साहब किस सिचुएशन में निकाले। मतलब कि इतने चेंजेस हैं प्राइस के अंदर, इतने ज्यादा चेंजेस हैं कि हम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल ही नहीं पा रहे। तो हम उस केस में कहते हैं कि छोड़ो, सारे चेंजेस को छोड़ो, किसी एक पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट के ऊपर बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब आती है तब हमें जरूरत पड़ती है पॉइंट इलास्टिसिटी की। ठीक है सर। पॉइंट इलास्टिसिटी makes use of derivative rather than finite changes in price and quantity। तो जैसे कि हमने देखा है कि फाइनाइट चेंजेस जब होते हैं तो उस केस में हमने कंपटीशन सीखा था अपने पिछले वीडियो के अंदर, उसके अंदर कुछ हमने इलस्ट्रेशंस भी देखी थी। बट यहां पे कह रहा है कि ये क्या करता है, ये यूज करता है किसका? डेरिवेटिव का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए कि भैया जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो किसकी हेल्प से काम करता है? वो काम करता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या है सर? तो ये कुछ आपके मैथमेटिकल टर्म होते हैं जिसको यूज किया जाता है। अब आपको उतना डीपली नहीं जाना, बट द थिंग इज कि डेरिवेटिव के यूज से यहाँ पे काम होता है। फॉर्मूला क्या है कॉम्पिटिशन का? तो दो चीजें, एक तो डेरिवेटिव को दर्शाया गया है और उसके बाद आपको सिंपलिस्ट करके उसको इकोनॉमिक्स टर्म में कैसे यूज किया जाता है उसको बताया गया है नीचे पार्ट के अंदर। नंबर वन बात करते हैं कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी आपको निकालना होगा तो कैसे करेंगे हम? डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? क्वांटिटी एंड प्राइस का। डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? क्वांटिटी एंड प्राइस का। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। तो क्या कहा जा रहा है? वेयर दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये जो क्या है, ये क्या है? डेरिवेटिव है किसका? क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्राइस। एट अ पॉइंट, इसको और एक्सप्लेन करेंगे जब हम ग्राफ समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ऑन अ डिमांड कर्व एंड पी एंड क्यू आपको पता ही है, प्राइस है और क्वांटिटी है एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर हम बात करें, जिस पॉइंट पर हमने अपनी उंगली रख दी, उस पॉइंट के ऊपर क्या प्राइस और क्या क्वांटिटी है, वो हमारा पी क्यू हो जाएगा। नाउ पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्या है? बेसिकली प्राइस क्वांटिटी रेशियो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द डिमांड कर्व एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड लाइन। जो भी डिमांड लाइन का स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है सर। इट इज टू बी नोटेड दैट इलास्टिसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ऑब्वियस ही बात है कि हम अगर हमारे पास इनफाइनाइट चेंजेस हो रहे हैं तो हम जिस पॉइंट को पकड़ेंगे उस पॉइंट पे एक अलग इलास्टिसिटी निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉइंट्स पे हम डिमांड कर्व पे काम करेंगे, जितने पॉइंट्स पे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, हर जगह पे एक डिफरेंट रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट हमेशा सेम नहीं होगा, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। गिवन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जो आपके डिमांड कर्व यहां पे दिया गया टी से लेके टी तक, दिस इज स्मॉल टी एंड दिस इज कैपिटल टी। ये एक डिमांड कर्व बनाई इन्होंने।
पॉइंट इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट से आर। अब कह रहे हैं कि मैं इस पे कहीं भी पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं। लेट्स से मेरे को यहां निकालना है, यहां निकालना है, तो इन्होंने कहा कि चलो जी हम यहां को पकड़ते हैं कि इस पे अगर मैं पॉइंट इलास्टिसिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा। तो कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है? दिस इज आर टी। आर टी इज व्हाट, कि ये आर से लेके इस टी तक की दूरी, कैपिटल टी की, और डिवाइडेड बाय आर टी, मतलब इस आर से लेके इस स्मॉल टी तक की दूरी। तो इसको आप सिंपली कह सकते हो कि लोअर सेगमेंट, दिस इज द लोअर वन, ये आपका लोअर सेगमेंट है, एंड ये है आपका अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है सर। अब कैसे कर रहे हैं इसको और समझो जरा। आपको एक यहां पे और दिया गया ये ग्राफ, इस ग्राफ से आपकी इंटरप्रिटेशन और क्लियर हो जाएगी, फिर आपका आर्क शुरू हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, देखो ये पॉइंट दिया गया, ये आपका आर है। अब जब इस आर में बात करें तो कहीं ना कहीं आपने जो पॉइंट लिया है बिल्कुल सेंटर पे लिया है। जब आप सेंटर पे लोगे, इसको आप कुछ ऐसा समझो कि ये आपके एक स्लोप है और इसके अंदर ये कुछ पॉइंट यहां पे कुछ फिगर्स होंगी और कुछ फिगर यहां से लेके यहां तक होंगे। लेकिन जब हमने बिल्कुल सेंटर पे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा कि जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी दूरी यहां से यहां तक होगी, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आपका क्या आएगा? 1। इसको और ऐसे समझ सकते हो कि लेट से इसको 4 पार्ट है, 4 पार्ट को डिवाइड करते थे, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 1, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4। जब आप सॉल्व करोगे आर टी, तो आर टी कितना है आपका यहां से लेके यहां तक 2, और ये आर टी कितना है आपका? ये भी आपका 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 इज सिंपल। ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी यहां पे बता देगा कि भाई साहब इस सिचुएशन में तो ये क्या होगा? 1 होगा। ठीक। अब जब अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, एल के ऊपर बात करें, तो आपको क्या करना है? एल टी, दिस इज व्हाट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय एल स्मॉल टी जो अपर सेगमेंट है। तो इस सिचुएशन में जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 है, और ये जो अपर सेगमेंट होगा यहां से लेके यहां तक, ये आपका 3 है। एक ये, 2 ये, 3 ये, तो ये आपको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ऑब्वियसली बात है जब आपको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आप बताओ 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा। इस सिचुएशन में जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, तो ऑब्वियसली बात है वो 1 से छोटी होगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि अगर इस सिचुएशन में निकालूंगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा विच इज लेस देन 1। और वही अगर आप इस सिचुएशन में चले जाते हो तो उस केस में क्या हो गया कि लोअर सेगमेंट हो गया 3 और डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट हो गया 1, तो इसको सब सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, या और कुछ आ सकता है विच इज ऑलवेज बी मोर देन 1, जो कि रिजल्ट जो उसका होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है सर। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट में क्या हो गया? लोअर सेगमेंट क्या हो गया आपकी? 0, और अपर सेगमेंट क्या हो गया आपका? 4। तो 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब इस सिचुएशन पर अगर मैं बात करूं तो इस सिचुएशन पर हमारी इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी? और 0 होगी। और इसी का अगर अपोजिट मैं इस सिचुएशन में बात करूं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लोअर सेगमेंट क्या हो गया? 4, और अपर सेगमेंट क्या है? 0। तो उस केस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मोटा मोटा आपको अंश समझा दिया गया है कि भाई साहब ऐसी सिचुएशन होती है जब डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं तो उस केस में आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर वो पॉइंट बिल्कुल मिड का होगा तो रिजल्ट आपका 1 होगा। मिड से अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ होगा तो आपका जो इलास्टिसिटी आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और बिल्कुल अगर इस पे चिपक गया, इस पे चिपकने का मतलब कि लोअर सेगमेंट तो आपका पूरा है लेकिन अपर सेगमेंट आपका 0 है, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है जो रिजल्ट होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम आपके रिवर्स अपोजिट साइड में चलेगा उसका रिजल्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि इस तरीके से सिचुएशन एनालाइज की जाती है और इस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा, तो आपको मोटा मोटा ये याद होना चाहिए कि भाई साहब अगर ये मिड पॉइंट से अपर साइड है तो उस केस में लोअर जो पार्ट होगा, लोअर सेगमेंट जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट। तो अगर लोअर ज्यादा होगा और अपर छोटा होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा। और वही उल्टा अगर इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे आपका लोअर छोटा है, अपर बड़ा है, तो उसके इसमें जो सिचुएशन होगी वो हमेशा आपका जो रिजल्ट होगा वो 1 से कम होगा। ये 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आई होप आपको समझ में आया कि कब जरूरत पड़ती है इसकी, किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाया गया और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, आपने ग्राफ में भी समझ लिया। चलिए जी, दिस इज वन विच इज नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो देख लेते हैं। Thus we see that as we move from T, कैपिटल T towards स्मॉल t, जब हम कैपिटल T से स्मॉल t की तरफ मूव कर रहे हैं, इलास्टिसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली बात है यहाँ 0 था, यहाँ पर थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ विच इज ऑब्वियसली लेस देन 1, बट 0 से तो बड़ा है। फिर यहाँ 1 हुआ, फिर ये 1 से बड़ा हुआ, फिर ये इन्फिनिटी हो गया। मतलब जब यहां से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एट द मिड पॉइंट इट इज इक्वल टू 1। जब मिड पॉइंट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा। और एट पॉइंट टी, अगर हम बिल्कुल स्मॉल टी पे चले जाएं, इज इन्फिनिटी, और अगर कैपिटल टी पे आ जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको एनालाइज करते हुए कोट कर देना है अपने आंसर के अंदर। ठीक है। मुद्दा क्या है कि आपको मतलब किसी इंटरप्रिटेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि आपके सवाल किस तरीके से भी आए, आपके ऑब्जेक्टिव किस तरीके से फ्रेम किए जाए, आप उसमें अपना सॉल्यूशन परफेक्टली मैप कर सको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला पॉइंट।
अगला आता है आपका आर्क इलास्टिसिटी। अब आर्क इलास्टिसिटी सर क्या है? तो आर्क इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब दो सिचुएशन हो और हमें ना पता हो कि किस सिचुएशन को लेके चलना है, तो हम कहते हैं कि उसका एवरेज ले लो। क्या मतलब सर? कि जब दो ऐसे पॉइंट है और दोनों पॉइंट के अंदर क्लैरिटी नहीं है आपको, तो हम कहते हैं उसका एवरेज ले लो। वो क्या समझाता है आपको? आर्क इलास्टिसिटी। पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन द प्राइस चेंज इज समवॉट लार्जर, price change is somewhat larger, और when the price elasticity is to be found between two prices, दो prices के बीच में आपका price elasticity है, और 2 points on the demand curve as say A and B in figure number 7, वो भी देख लेंगे। The question arises, अगर दो पॉइंट के बीच में, तो सवाल क्या उठता है? which price and quantity should be taken as base। आपको पता है कि एक बेस प्राइस होता है, उससे आप निकालते हो कि चेंज हुआ, लाइक कि हम कहते हैं कि भाई साहब आज 6 रुपए का था, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी थी लेट से 100 रुपीज। अगर 6 रुपए बात करें तो क्वांटिटी कितनी है? 100 है। ये बेस प्राइस है। और हम कहते हैं अगर 6 से ये बढ़ के हो जाएगा 7, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी घर की हो जाएगी 90। ठीक है ना? तो आपको कहने का मतलब क्या है कि ये बेस पता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको दो सिचुएशन पता है जहां पे प्राइस क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस क्वांटिटी दे रखी है, आपको ये नहीं पता कि बेस कौन सा है, मतलब 6 से 7 की तरफ बढ़े हैं या 7 से 6 की तरफ बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि 7 बेस रहा हो और आप 7 से 6 की तरफ आए हो। लेकिन ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं है, मतलब दो प्राइजेस दे रखे हैं और आपको ये नहीं पता कि इन दोनों के अंदर से बेस प्राइस कौन सा है, तो उस केस में जरूरत पड़ती है हमें आर्क इलास्टिसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि जरूरत कब पड़ेगी। अगर अपने को बेस पता है तो उस केस में तो हमारा जो एक ऑर्डिनरी सिनेरियो है, ऑर्डिनरी फॉर्मूला है, जो हमने पीछे देखा हुआ अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, उस तरीके से आप सॉल्व करके चलते हो। लेकिन अगर उस चीज की क्लैरिटी ना हो तो सवाल उठता है कि बेस किसको लेना है, और उस केस में हम कहते हैं कि भाई साहब ऐसा करो, आर्क इलास्टिसिटी का रूल फॉलो करो, जहां पे आपको बेस के लिए एक अलग सिचुएशन बताई गई है, एक अलग फॉर्मूला दिया गया है। This is because elasticity found by using original price and quantity figure as base will remain different from the one derived by using new price and quantity figure। Obviously बात है कि हमेशा जो सॉल्यूशन होती है वो ऐसी होती है कि बेस लेते हैं और उससे फिर देखते हैं कि बदलाव किस तरफ हुआ, बढ़ा घटा, और उस अकॉर्डिंग क्या फर्क पड़ा क्वांटिटीज के अंदर, और उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Therefore, in order to avoid confusion, अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जनरली मिड पॉइंट मेथड इज यूज्ड। मतलब कि इस पॉइंट को, अगर सिचुएशन को, आपको इस कंफ्यूजन को अगर आपको अवॉइड करना है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि मिड पॉइंट मेथड यूज किया जाएगा। दैट इज द एवरेजेस ऑफ टू प्राइजेस एंड क्वांटिटीज आर टेकन एज बेस। मतलब कि जो भी उसका एवरेज होगा, दोनों प्राइस का, दोनों क्वांटिटीज का जो भी एवरेज होगा, उसको मान लिया जाएगा बेस एक तरीके से। द आर्क इलास्टिसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट? क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2। आपको पता है क्वांटिटी 1 क्या होगा? आपका ओरिजिनल प्राइस, एंड क्वांटिटी 2 क्या होगा? आपका नया वाला। एंड अगेन क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 और प्राइस 1 माइनस प्राइस 2। तो इसको आपको इस तरीके से सिंपली ध्यान रख सकते हो कि ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो अगर इसको डिवाइड के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि डिवाइड का फॉर्म ध्यान रखो, माइनस माइनस ऊपर, प्लस प्लस ऊपर, या फिर आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में याद रखो, आप बोलो कि माइनस ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है अगली बार माइनस नीचे होगा, और यहाँ पे प्लस वाला ऊपर है तो अगली बार प्लस वाला आपका ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्रॉसली रिलेट करके इसको याद कर लेना है, और आपके पास बथेरे तरीके होंगे याद करने के, आप जैसे मर्जी याद करो। तो मुद्दा क्या है कि इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रख लेना है। अब आपको ये नहीं पता कि बेस कौन सा होगा, बट आपको ये पता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है और नई वाली प्राइस क्या है, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पे काम करोगे। चलिए सर, तो ये तो मोटा मोटा अपने को फॉर्मूला पता लगा। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो कहा गया कि एक हमने एग्जाम्पल देखा था पीछे, एक आपको ध्यान हो तो आपने एग्जाम्पल पीछे यूज किया हुआ है। अब वो कहां यूज किया उसको मैं पेज पे लेके नहीं जा रहा, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम्पल था जहां पे हमने देखा था कि प्राइस दे रखी थी 500, तो उस पर क्वांटिटी था आपका 100। कौन सा एग्जाम्पल था सर? हमने 2-3 वहां पे वो देखे थे कि 2-3 प्रकार के आइटम होंगे, सॉल्ट था आपका, रेडियो था, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से कैलकुलेट किया गया था। जस्ट हमने 1-2 वीडियो पीछे इसको किया है। तो उसी इलस्ट्रेशन को उठाया गया और कहा जा रहा है कि अगर इलास्टिसिटी निकालनी है रेडियोस की, तो उस केस में कैसे निकालेंगे। तो कहा जा रहा है कि अगर प्राइस 500 है तो क्वांटिटी कितना है? 100, और प्राइस अगर 400 हो गया तो क्वांटिटी कितना हो गया आपका? 150। ये आपने एज्यूम किया, ये आपका ओरिजिनल और न्यू बेसिकली एक तरीके की एजम्पशन होती है, क्योंकि हमें बेस पता नहीं है यहाँ पे कि बेस किसको लेना। अगर बेस पता हो जाता तो उस पर हम सॉल्व कर देते। तो हम कह रहे हैं कि भैया किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, किसी को भी ओरिजिनल मान लो और एक दूसरे को नया मान लो, और उस केस में आप फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दो। फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 इज व्हाट? माइनस का 50। अब ये माइनस का 50 और प्लस का 50 आपको उसको अवॉइड करके चलना होता है। ये हमने पीछे रूल पढ़ लिया था कि माइनस साइन को हम यहाँ पे लेके नहीं चलते। तो ऑब्वियसली बात है आप 150 में से 100 माइनस करो या 100 में से 150 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी ये कंफ्यूजन थी कि सर हम किसको Q1 ले, किसको Q2 ले, ये कैसे पता लगेगा,
अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि सवाल ही ये तब बना जब आपको बेस नहीं दे रखा। अगर आपको पता हो कि बेस कौन सा है, मतलब ये अगर बेस है, ये अगर आपको पता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे क्यों, हम तो पुराने वाले जो तरीके हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी के, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप इसको अगर Q1 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Q1 माइनस Q2 जो है वो 50 रहेगा, और 100 में से माइनस करोगे तो माइनस 50 होगा, स्टिल हम उसको क्या लेके चलेंगे, प्लस का ही 50 लेके चलेंगे। प्लस की बात करें तो 100 में 150 को जोड़ो या 150 में 100 को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा 250 ही। तो इसलिए टेंशन इस चीज के ऊपर नहीं लेना कि किसको Q1 किसको Q2 मानना है, किसको P1 किसको P2 मानना है, किसी को भी मान लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कंफ्यूजन, यही एक एवरेज मेथड दिया गया है जहां पे आपको इस चीजों के पंगों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एवरेज मेथड कैसे है, तो इसको आप एवरेज इस तरीके से लेते हो कि सबके डिवाइड में कहीं ना कहीं 2 है, और सबके डिवाइड में जो 2 है वो 2 आपस में कट गया, तो इसलिए आपको हर जगह 2 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, Q2 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ऐसे इसके डिवाइड में 2 इसके डिवाइड में 2, तो हर 2 को यहाँ पे उड़ा दिया गया, कॉमन कर दिया गया, तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला निकल के आया है। किस तरीके से फॉर्मूला बना है इसके ऊपर मेरे हिसाब से जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ना मैं लेके जा रहा हूं, ना आपको जाने का कोई प्रयास करना चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत कुछ है पढ़ने को, ज्यादा उसके इंटरप्रिटेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि सर किसको Q1 किसको Q2 मानना है, ये नहीं पता, क्योंकि ये अगर पता होता तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे Q1 आप इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उससे। चलिए, तो 50 250 और ये 900 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 900 हो गया, और इन दोनों का अगर माइनस लोगे तो वो आपका 100 आ जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1.8। इजिली सॉल्व आप कर लोगे। तो ये एक तरीका होता है किस चीज का, आर्क इलास्टिसिटी का। अब आई होप आपको दोनों चीज समझ में आई होगी। पॉइंट इलास्टिसिटी की जरूरत कब पड़ती है सर, पॉइंट इलास्टिसिटी की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास जो चेंजेस होंगे प्राइस के, ऑब्वियसली बात है प्राइस का चेंज होगा तो रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी का भी चेंजेस होगा। तो पॉइंट इलास्टिसिटी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब जो प्राइस के अंदर बदलाव है, जो प्राइस के अंदर चेंजेस हैं, वो इन्फिनिटी टाइम है, बदलते जा रहा, 2-4 चेंजेस नहीं हो रहे, बतेरे चेंजेस है उसके अंदर। तो हम कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, किसी एक पॉइंट पे पकड़ते हैं और तब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट का हमने 4 फैक्टर मोटा मोटा देख लिया था, मतलब 5 था, एक मिड पॉइंट होगा तो वहां पे 0 होगा, सॉरी आपका रिजल्ट 1 आएगा, बिल्कुल लोअर सेगमेंट में आ जाओगे तो 0 हो जाएगा, हायर सेगमेंट में चले जाते हो तो इन्फिनिटी हो जाता है, और उन दोनों के बीच में आपका मोर देन 1 और लेस देन 1 का फंडा चलता है। दूसरा आपने देखा आर्क इलास्टिसिटी की जरूरत कब पड़ती, तो आर्क इलास्टिसिटी की जरूरत तब पड़ती जब अपने को ये ना पता हो कि बेस किसको लेना है। अगर बेस पता होगा तो हम उससे चेंजेस निकाल सकते हैं कि चेंजेस इन क्वांटिटी कितना है, चेंजेस इन प्राइस कितना है। लेकिन जब आपको बेस ही ना पता तो उस केस में हम कहते हैं कि हमें एवरेज मेथड यूज करना पड़ेगा, और वो एवरेज मेथड आपको ये फॉर्मूला देके चलता है, तो उस केस में हमें इसको यूज करना पड़ता है। तो 2 सिचुएशन आपने अलग समझी। इससे पहले के पार्ट में आपको पता लगा कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, फिर आपको इस पार्ट में पता लगा कि सर जी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको ये अप्लाई करते हुए प्राइस इलास्टिसिटी निकालना होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको आर्क इलास्टिसिटी को अप्लाई करते हुए प्राइस इलास्टिसिटी निकालना पड़ेगा। नटशेल में हम निकाल क्या रहे, निकाल हम प्राइस इलास्टिसिटी ही रहे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आर्क इलास्टिसिटी इज अ काइंड ऑफ मेथड विच अप्लाइज ऑन अ सर्टेन सिचुएशन टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी इटसेल्फ। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ही। ये एक तरीके के मेथड दिए गए कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हुए प्राइस इलास्टिसिटी निकालोगे अंडर दिस सिचुएशन, एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हुए आप प्राइस इलास्टिसिटी निकालोगे अंडर अ सर्टेन मेथड। तो ये चीज को आपको क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर। चलिए, तो इस पार्ट में इतना ही कवर करते हैं, बाकी लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। बाय बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।